द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ मूव अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट। जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं वो तो पता ही है आपको कि भाई अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं सन के चारों तरफ। एक नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है, एक सेलेस्टियल बॉडी होती है इन स्पेस दैट ऑर्बिट्स अराउंड द प्लैनेट, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। मर्क्यूरी जो थर्ड पॉइंट है, देखिए मर्क्यूरी एंड वीनस प्लैनेट्स हैव नो नेचुरल सैटेलाइट्स, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मर्क्यूरी और वीनस पे कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अर्थ हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ की सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है। मार्स हैज़ टू लेटेस्ट सैटेलाइट्स, मार्स के अंदर कितनी है, दो सैटेलाइट्स हैं मार्स के पास में, टू लेटेस्ट सैटेलाइट्स हैं। जुपिटर है 79 नोन सैटेलाइट, तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किसके पास में है, जुपिटर के पास में नहीं है। ठीक है, पहले जुपिटर के पास में हुआ करती थी, अब किसके पास में है, सैटर्न के पास में है। कितनी है, 82 है। ठीक है, और ये 82 जो है कब बनी, अभी 20 न्यू मून्स जो हैं, 20 न्यू सैटेलाइट जो हैं सैटर्न की अभी डिस्कवर हुई हैं, तो उसके बाद से सैटर्न के पास में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। अब जुपिटर के बाद में पास में सबसे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हालांकि जुपिटर के पास में पहले कितनी थी, 79 थी, तो पहले सबसे ज़्यादा थी, लेकिन अब सबसे ज़्यादा किसके पास है, सैटर्न के पास है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशंस। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए जो कैप्लर जो लॉ है वो किससे रिलेट करता है, वो प्लानिटरी मोशन से रिलेट करता है। ठीक है, मींस प्लानिटरी मोशंस अराउंड द सन, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स मूव करते हैं ये उनसे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि बीच में एक सन हो गया है ना, और प्लैनेट जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं इसके चारों तरफ। ठीक है, तो ये जो कैप्लर लो है ये उनसे रिलेट करता है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसे भी, थोड़ा सा एक हल्का सा ओवरव्यू आपको होना चाहिए। फर्स्ट लो क्या कहता है, और प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो सबसे पहला तो यही कहता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर पाथ में नहीं या फिर किसी और तरीके से मूव नहीं करते, किस में मूव करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। और एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, ये वाली शेप होती है ऐसे करके। ठीक है, हैविंग द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। सेकेंड लो क्या कहता है, द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन एन इक्वल लेंथ ऑफ टाइम। तो ये क्या कहता है, वेट, तो सेकेंड लो क्या कहता है कि जो रेडियस वेक्टर है ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया जो है वो बनाता है इन एन इक्वल लेंथ ऑफ टाइम। इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक ऐसे करके एक प्लैनेट जो है मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सन है, मान लिया सपोज करो कि जब प्लैनेट यहाँ पे है, ठीक है, सन के पास में है ना, तो थोड़ा सा वो तेज़ी से मूव करेगा। 1 आवर में सपोज करो उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये एरिया उसने कवर करा, ये वाला एरिया। ठीक है, और जब वो सन से दूर होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा उसे। तो अगर सपोज़ यहाँ पे है, उसने 1 घंटे में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, वो यहाँ पे पहुँच गया, तो ये वाला एरिया जो है ना, ये जो एरिया है ये ट्राइंगल बनाना। ठीक है, सन को एक एज जो है सन को ले लिया हमने, और दो एज कौन सी है, एक इनिशियल पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट एंड फाइनल पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट। तो ये जो एरिया बना, ठीक है, तो ये दोनों एरियाज जो है बराबर होंगे, हालांकि जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है लेकिन जो एरिया होगा वो बराबर होगा। द सेकेंड लॉ क्लियर्स दैट क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन मूव्स फास्टेस्ट एंड फारदेस्ट प्लैनेट मूव्स स्लोएस्ट। और ये जो सेकेंड लॉ है ये भी क्या कहता है कि जब सन के पास में जो वाला प्लैनेट है तो वो तेज़ी से मूव करता है, और जो सन से दूर प्लैनेट्स हैं वो थोड़ा धीरे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे। थर्ड लॉ क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लैनेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस दो लॉज याद होने चाहिए, मुझे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैप्लर लॉ जो है किससे रिलेट करता है। अब हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है ग्रेविटेशन का, न्यूटन्स हैड एन ओपिनियन दैट ऑल द बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय ए फोर्स। न्यूटन्स का ओपिनियन क्या था कि यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं एक फोर्स के द्वारा। दिस यूबिक्यूशियस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये जो फोर्स है इसे क्या कहा उसने, ग्रेविटेशन फोर्स। ऑन दिस बेसिस न्यूटन प्रोपाउंडेड फॉलोइंग लॉ अबाउट ग्रेविटेशन।
ग्रेविटेशन का उसने लो दिया इस बेसिस पे। क्या कहा उसने? द अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इसका मतलब क्या है कि जो अट्रैक्टिंग फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका मतलब क्या है? जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगी, और जितनी कम डिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और जितनी डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली एज फॉलोज। तो ये तो आपने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे कि F इज इक्वल टू जी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ये, है ना, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के, और जी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे आ जाते हैं। Gravity and gravitational acceleration of Earth. Gravity is attraction force by which Earth attracts any object towards its center. Gravity क्या है? एक वो फोर्स है जिससे कि अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। इट इज़ पैक्यूलियर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन। ये पैक्यूलियर फॉर्म है ग्रेविटेशन की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन और ड्रॉप्ड फ्रीली इट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ये तो आपको सबको पता है ना, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फॉल होगी तो ये अर्थ की तरफ ही मूव करती है, अर्थ की तरफ ही गिरेगी, और ये रीज़न क्या है इसका? ग्रेविटी ऑफ अर्थ। एंड इट्स फॉलिंग रेट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, और जो इसका रेट ऑफ फॉलिंग है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन which is known as gravitation acceleration. It is represented by small g. Its unit is meter per second square. ये important है। ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज़ होता रहेगा, मींस इसकी जो स्पीड है, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती रहेगी जैसे जैसे वो अर्थ के पास में आएगी। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होती है, ग्रेविटी के पास में कोई भी ऑब्जेक्ट आती है तो उसकी स्पीड में जो एनहेंसमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये रिप्रेजेंट होता है स्मॉल जी से, उसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट आके देख लेते हैं रिलेशन क्या है कैपिटल जी और स्मॉल जी में। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ जी इज इक्वल टू स्मॉल जी। वैसे इतना ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन ई ई ई। ये जो स्मॉल ई है इट इज़ फॉर अर्थ, है ना, और एम ई इज़ मास ऑफ अर्थ एंड आर ई इज़ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। एंड जी इज़ द ग्रेविटेशन कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब ये कौन कौन से हैं इन्हें देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ जी जो है, जी की वैल्यू वो किसी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट मासेस की हैं, वो फ्रीली अगर गिर रही हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में, फ्रॉम द सेम हाइट, हाइट जो है सेम है, ठीक है, लेकिन एयर नहीं है, मीन्स आप वैक्यूम में उन्हें गिरा रहे हैं, तो वो अर्थ पर सेम टाइम में पहुंचेंगी ऑल दो इट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। लेकिन अगर प्रेजेंस है एयर की तो क्या होगा? जो हल्की ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा देर में पहुंचेगी और जो भारी वाली ऑब्जेक्ट है वो जल्दी पहुंच जाएगी। ठीक है। इन दिस कंडीशन द हैवी ऑब्जेक्ट विल रीच प्रायर ऑन अर्थ। इस कंडीशन में जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी पहुंच जाएगी। द वैल्यू ऑफ जी डिफर्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ सरफेस। जो जी की वैल्यू है, जो ग्रेविटेशन है, जो एक्सलेरेशन है, ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन, इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लेसेस पे। ठीक है। अब जैसे द वैल्यू ऑफ जी इज़ मिनिमम एट इक्वेटर, इक्वेटर पे जो है मिनिमम है, ठीक है, और मैक्सिमम है पोल पे। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो जो अर्थ की जो जो शेप है, ठीक है, दैट इज़ द जियोइड शेप, मींस जैसे एप्पल शेप होती है ना, मतलब पोल्स पे तो थोड़ा अंदर को है डिप्रेशन, और जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे थोड़ा बाहर को बल्ज आउट है। ठीक है। और सेंटर ये हो गया अर्थ का यहाँ पे। ठीक है। सेंटर यहाँ पे है तो इक्वेटर पे बल्ज आउट है, तो इसलिए क्या है? जी की वैल्यू इक्वेटर पे थोड़ी कम है और मैक्सिमम है कहाँ पे? पोल्स पे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ जी आल्सो वेरीज बाई गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस।
अगर आप ऊपर जाएंगे अर्थ सरफेस से या फिर अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो ये तब भी वेरी करती है। इन बोथ केसेस डिक्रीजेस, दोनों ही केसेस में डिक्रीज हो जाएगी। सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स का सर्कुलर मोशन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन ए सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, देखो भाई, जब सैटेलाइट मूव करती है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है, कोई एक सैटेलाइट है, ये अर्थ के चारों तरफ मूव कर रही है ना, तो जो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है, ये वाली फोर्स जो है सेंटर की तरफ लगती है, मीन्स अर्थ जो है उसे अपनी तरफ खींच रही है, तो दैट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल, जैसे हम एक धागे में किसी एक स्टोन को बांध लें, है ना, और उसे राउंड राउंड अपने हाथ में पकड़ के घुमाएं, तो वो किसकी वजह से मूव कर रहा है, गोल गोल घूम तो रहा है, लेकिन किसकी वजह से, वो आपकी वजह से, आपके हाथ की वजह से घूम रहा है, आपने हाथ में उसे पकड़ा हुआ है ना, तो आप एक फोर्स लगा रहे हो उस पर, उसकी वजह से वो घूम रहा है। तो सेम जो कॉन्सेप्ट है वो सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट है, सैटेलाइट भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करती है, ठीक है। और तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगती है, दैट इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये वाली इसके अगेंस्ट कौन सी होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए चलिए देखते हैं फिर आगे। दिस फोर्स इज ग्रेविटेशन फोर्स इम्पोज्ड बाय अर्थ ऑन सैटेलाइट। If a satellite of mass m is orbiting around the Earth with radius r and by velocity v0 speed, centripetal force on satellite will be। तो ये इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, बस आप ये याद रख लें कि जो सैटेलाइट है वो मूव करती है किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से। अर्थ जो है उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी देख लेते हैं। देखिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ उछालते हैं, तो वो कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी कुछ टाइम में, है ना, ग्रेविटी की वजह से। लेकिन वहीं पे अगर एस्केप वेलोसिटी इज़ द मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर ए फ्री ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट नेवर कम्स बैक टू अर्थ। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इतनी फोर्स से फेंकें, ठीक है, इतनी वेलोसिटी से फेंकें, इतनी स्पीड से फेंकें कि वो वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में दोबारा से वापस ना आए, मींस उसके ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर चली जाए, दोबारा से अर्थ पे ना आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। अब ये किस डायरेक्शन में फेंकेंगे ऑब्जेक्ट को, किस डायरेक्शन में फेंकें, किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है पर्टिकुलर, ठीक है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकते हैं। और बस स्पीड अगर उसकी इतनी है, मींस वेलोसिटी अगर उसकी इतनी है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाए और वापस अर्थ पे ना आए, ठीक है। और तो इसकी एस्केप वेलोसिटी अर्थ की कितनी है, कितनी है एस्केप वेलोसिटी, बस ये याद रख लो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक रहे हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो वो अर्थ के एनवायरनमेंट से बाहर चली जाएगी, ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस से बाहर चली जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ क्लियर दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट द मिनिमम स्पीड ऑफ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट ऑब्जेक्ट विल मूव इन स्पेस एंड नेवर कम्स बैक टू द अर्थ। चलिए अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है, अब आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी और आप इजीली आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ। किसने कहा था न्यूटन से पहले ही कि सारी चीज़ें जो हैं, ऑल थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो अर्थ पे ग्रेविटेट करती हैं। आर्यभट्टा, वाराहमिहिर, वाराहमिहिर, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो किसने कहा था, ब्रह्मगुप्त ने कहा था। ही वॉज फ्रॉम इंडिया, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रोपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने प्रोपाउंड किया, किसने दिया है, न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस, आइंस्टीन। तो किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Astronauts in space cannot stand erect. This is because in space जो एस्ट्रोनॉट्स है स्पेस में वो इरेक्ट स्टैंड नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज देर इज़ नो ग्रेविटी. विस्कस फोर्सेज ऑफ द एटमॉस्फेयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सोलर विंड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ वेरी लो. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देर इज़ नो ग्रेविटी. ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ एन एप्पल इज रिलीज्ड फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग spaceship will fall toward the earth, move at a lower speed, move along with the spaceship at the same speed, move at a higher speed. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. वो स्पेसशिप के साथ ही मूव करेगा सेम स्पीड से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज. जो लीनिंग टावर है पीसा का वो फॉल नहीं होता है. क्यों नहीं हुआ है अब तक? इट इज़ टैपर्ड एट द टॉप, क्योंकि ये टैपर्ड है टॉप से. इट कवर्स ए लार्ज बेस एरिया. इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द लोएस्ट पोजिशन. द वर्टिकल लाइन दो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल्स विद इन इट्स बेस. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी. जो वर्टिकल लाइन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लाइन फॉल करती है वो कहाँ फॉल करती है? इसके बेस के अंदर ही फॉल करती है. ठीक है, दैट द रीज़न कि अभी तक ये गिरा नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. If the distance between the earth and the sun were twice what it is now, the gravitational force exerted on the earth by the sun would be. अगर डिस्टेंस जो है सन और अर्थ के बीच में दुगनी डिस्टेंस हो जाए तो ग्रेविटेशन फोर्स कितनी हो जाएगी? ट्वाइस as large as it is now, 4 times as large as it is now, 1/4 of what as it is now, half of what as it is now. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा? ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो कम हो जाएगी. तो 1/4 हो जाएगी. जो अभी है उसकी 1/4 हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉलिंग फ्रॉम अबव इट्स वेट रिमेन्स. अगर ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से गिर रही है तो इसका वेट जो है रिमेन्स. ए 0, बी सेम, सी चेंज एंड डी नन ऑफ द अबव. तो क्या हो जाएगा? इसका वेट जो है वो सेम रहेगा. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द टू बॉल्स ऑफ आयरन एंड वुड ऑफ सेम वेट ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट इन एयर, then they reach the ground at the same time. One falls first, another falls later. The wooden ball falls later. They reach the ground after some gap. तो क्या हो जाएगा इसका? अगर आयरन और वुड की बॉल है, दोनों बॉल हैं, दोनों बॉल को गिराया गया, ठीक है, तो कौन सी वाली सबसे पहले पहुंचेगी? देखिए यहाँ पे एयर की बात हो रही है, यहाँ पे एयर की बात हो रही है, यहाँ पे वैक्यूम की बात नहीं हो रही. अगर वैक्यूम की बात करता तो दोनों जो हैं वो सेम टाइम पे पहुंचती. ठीक है, एक साथ पहुंचती. लेकिन अगर एयर की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली कौन सी जो लोहे वाली है वो पहले पहुंचेगी. ठीक है, दे रीच द ग्राउंड आफ्टर सम गैप, कुछ गैप के पास बाद पहुंचेंगी. तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If pieces of equal size of woods, wax and iron falling from the same height, which one will reach the surface of the earth first? अब यहाँ पे एयर नहीं लिखा हुआ है तो अब क्या है? तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि वैक्यूम में ही इन्हें गिराया जा रहा है. ठीक है, तो कौन सा सबसे पहले पहुँचेगा? अगर वैक्यूम की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा पहुँचेगा? सारे के सारे एक ही टाइम पे पहुँचेंगे. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. लेकिन अगर वो वैक्यूम की बात नहीं करता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है. अगर वैक्यूम की बात नहीं कर रहा है तो फिर कौन सा पहुंचेगा? आयरन वाली जो ऑब्जेक्ट है वो पहले पहुंचेगी क्योंकि वो ज़्यादा भारी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टू बॉल्स ए एंड बी आर ऑफ 10 kg एंड 1 kg रेस्पेक्टिवली. दे आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, बी विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, बोथ ए एंड बी विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम. सेम क्वेश्चन है. अगर यहाँ पे भी वही है कि अगर वैक्यूम में है तो दोनों सेम टाइम पे पहुँचेंगी. अगर मतलब एयर में उन्हें ड्रॉप करा जा रहा है, ठीक है, तो जो ए है वो सबसे पहले पहुँचेगी जिसका वेट ज़्यादा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द मून इज़ 1/6 इन कंपैरिजन टू अर्थ. बिल्कुल सही है. ठीक है, तो द मून डज नॉट हैव ग्रेविटी लाइक अर्थ. मून की ग्रेविटी जो है इतनी नहीं है. डज नॉट हैव ग्रेविटी लाइक अर्थ, इसमें बोला है कि मून में ग्रेविटी नहीं है अर्थ की तरह. तो ऐसा तो है नहीं.
मून में ग्रेविटी तो है लेकिन अर्थ के जितनी नहीं है, ठीक है। तो रीज़न जो है वो गलत हो जाएगा, जबकि असर्शन जो है वो सही है ना। ये बिल्कुल ठीक है कि मून पे जो वेट है ह्यूमन बींग्स का वो 1/6 रह जाता है ना, लेकिन ये गलत है कि मून पे ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी तो है लेकिन 1/6 ग्रेविटी है अर्थ के कंपैरिजन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेट ऑफ एनी बॉडी इज़, किसी बॉडी का वेट सेम एट एवरी प्लेस ऑन अर्थ सरफेस पे पूरा सेम रहता है। मैक्सिमम एट पोल, मोर ऑन इक्वेटर, मोर ऑन माउंटेन्स देन इन प्लेन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो वेट है, किसी बॉडी का वेट जो है वो पोल्स पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि पोल्स पे जी जो है, जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए वेट जो है वो पोल्स पे ज़्यादा रहता है। लेकिन मास की अगर हम बात करें, है ना, तो मास जो है यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाएं, ठीक है। मास की डेफिनेशन क्या होती है? द एक्चुअल मैटर, द वैल्यू ऑफ एक्चुअल मैटर कंटेन इन द बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर जो एक्चुअल मैटर कंटेन होता है दैट इज़ द मास। तो मास जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो वेट जो है वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए क्या हो जाएगा? जो वेट है किसी बॉडी का वो पोल्स पे ज़्यादा रहता है और इक्वेटर पे कम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़, वेट जो है ह्यूमन बॉडी का मैक्सिमम एट पोल, सेम एट एवरी प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस, मैक्सिमम एट द इक्वेटर, मोर ऑन द माउंटेन्स देन प्लेन। ये सेम क्वेश्चन है, तो पोल्स पे जो है मैक्सिमम हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, अगर रेडियस जो है अर्थ की वो श्रिंक हो जाए 1%, इट्स मास रिमेनिंग द सेम, लेकिन इसका मास सेम है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस वुड, इसकी जो वैल्यू है जी की, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? अगर हम रेडियस को कम कर दें, रेडियस कम हो जाएगी तो जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जी जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंक्रीज बाय 2%, 2% इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, कितना होता है? मोर देन 550 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मोर देन 750 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मोर देन 950 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मोर देन 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा, जो बहुत तेज़ अर्थक्वेक आता है उसकी वैल्यू होती है ये, ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।